स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात की हवा आज कुछ अलग थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी सुस्त और अपने साथ गुजरे हुए कई मौसमों की खुशबू लिए हुए। कस्बे की गलियों में पीले लैंप पोस्ट धुंध पर हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। दूर से आती चाय की केतली की सीटी, कहीं किसी पुराने रेडियो पर धीमे स्वर में बजता गीत और घरों की खिड़कियों से झरती हल्की स्थिर रोशनी, इन सब के बीच शहर मानो किसी गहरी सांस में डूबा हुआ था। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना मोहल्ला था। तंग गलियां, ईंटों की दीवारों पर चढ़ी काई और घरों के सामने रखे पानी से भरे मिट्टी के घड़े। इन्हीं गलियों में अविनाश रहता था, एक शांत स्वभाव का, अपनी ही दुनिया में रहने वाला व्यक्ति। सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। दिन भर फाइलों के ढेर, स्टैंप की आवाज़ें और चाय वाले की साहब बिना चीनी या आधा आधा। लेकिन शाम उसका अपना वक्त था। शाम का मतलब था एक पुरानी लकड़ी की बिसात और उसके सामने माधव पास के स्कूल में शिक्षक था। चेहरे पर हमेशा थोड़ी मुस्कुराहट रहती, पर वो मुस्कुराहट कभी कभी थकान को छुपाने का तरीका लगती। दोनों की दोस्ती वही पुरानी, वही सादी, वही कस्बाई पहचान वाली दोस्ती थी, जिसमें ना गहरी बातचीत होती, न लंबी बहसें, बस एक चुप्पी, एक साथ बैठना और बिसात पर चलती शांत चालें। आज भी शाम ढलते ही माधव आ गया। उसने अपनी जैकेट उतारी और कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, अविनाश, आज तुम पहले से ज्यादा थके लग रहे हो। अविनाश ने मुस्कुराने की कोशिश की। दफ्तर में ऑडिट था, कागजों से सिर भारी हो गया। माधव ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। लो, इससे थोड़ी गर्मी उतर आएगी। चाय में अदरक की हल्की खुशबू थी। कमरे में एक पुरानी पीली रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, मानो अपने आप दीवारों को छूती जा रही हो। बिसात अविनाश के पिता की थी, गाढ़ी लकड़ी पर बनी काले सफ़ेद चौखटों वाली। कोनों पर छोटी छोटी दरारें थीं, समय की गवाही देती हुई। अविनाश ने हमेशा महसूस किया था कि ये बिसात सिर्फ खेल नहीं, एक तरह से घर का वो हिस्सा है जिसे हालात ने अब तक नहीं छुआ। एक स्थिर चीज, एक परिचित सुकून। आज जब दोनों ने बिसात खोली, लकड़ी की हल्की महक कमरे में फैल गई। चालें जमाई गईं, प्यादे कतार में, ऊंट कोने में, और दोनों राजा अपनी जगह पर एक दूसरे को देखते हुए। माधव ने कहा, अच्छा, आज तुम चाल पहले चलो। अविनाश मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें लगता है मैं आज जल्दी हार जाऊंगा? माधव हंसा। नहीं, बस देखना चाहता हूं तुम्हारा मूड किस तरफ झुका है। अविनाश ने पहली चाल चली, प्यादा 2 कदम आगे, और इस छोटी सी हरकत के साथ कमरा फिर वैसा ही हो गया जैसा हर शाम होता था। बाहर गलियों में छोटे बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की दूर दूर से आती आवाज़ें और हवा का झोंका कभी कभी खिड़की की चटखनी को हल्का सा हिला देता। पर कमरे के भीतर सिर्फ बिसात थी, 2 कप चाय और 2 चुप्पियाँ जो एक दूसरे को अच्छी तरह समझती थीं। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे। फिर माधव ने कहा, अविनाश, घर में सब ठीक है? अविनाश के हाथ प्यादा उठाते उठाते रुक गए। ठीक ही है, उसने कहा, पर उसकी आवाज़ में एक हल्की थकान थी जो छुप नहीं पाई। माधव ने पूछा, राधिका फिर नाराज है क्या? अविनाश ने धीरे से कहा, नाराज नहीं, बस हमारे बीच पहले जैसी बातें नहीं रहीं। घर में इतनी चुप्पी रहती है कि कभी कभी लगता है मैं सिर्फ फर्नीचर का हिस्सा हूं। माधव ने अपनी गोटी रखते हुए कहा, चुप्पी भी कभी कभी कहने की कोशिश होती है। अविनाश ने उसकी तरफ देखा। माधव आज सिर्फ शतरंज खेलने नहीं आया था, वो समझ रहा था। तुम्हारे यहाँ? अविनाश ने पूछा। माधव हंसा, पर वो हंसी थोड़ी फीकी थी। क्या बताऊं, स्कूल में बच्चे अब पहले जैसे नहीं,
घर में माँ की तबीयत फिर खराब है और मैं शायद सबसे दूर होता जा रहा हूँ। अविनाश ने कहा, हम सब दूर हो रहे हैं। माधव ने एक ऊंट आगे बढ़ाया। हाँ, पर कुछ न कुछ हमें पास भी रखता है। अविनाश ने बिसात की ओर देखा। जैसे ये बिसात? माधव मुस्कुराया। हाँ, ये बिसात और हम। कुछ देर के लिए दोनों ने तेज चालें चली। कमरा हल्के तनाव से भर गया, पर यह तनाव बोझ नहीं, एक खेल का हिस्सा था। अविनाश ने रानी को आगे बढ़ाया। माधव ने घोड़ा निकालते हुए कहा, तुम आज ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी चालें बता रही हैं। अविनाश ने चाय रखी। सोचता हूं तो गलत, ना सोचूं तो खाली। माधव ने कहा, खालीपन भी कभी कभी अच्छी चीज होती है, कम से कम उसमें जगह बनी रहती है। इसके बाद 2 चालें बिना बोले चली गईं। कमरे में घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा का शोर, बस यही सुनाई देता रहा। अचानक अविनाश ने एक प्यादा आगे बढ़ाया। माधव ने देखा, ये चाल खेल की दिशा बदल देगी। तुम ये चाल पहले कभी नहीं चलते, उसने कहा। अविनाश ने जवाब दिया, शायद आज पुरानी आदतों को बदलने का मन है। माधव ने हल्के से हंसकर कहा, देखते हैं ये बदलाव कहाँ ले जाता है। दोनों के चेहरे शांत थे, पर बिसात पर एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे जल उठी थी। शाम गहराने लगी। चाय खाली हो चुकी थी। कमरे में पीली रोशनी और गहरी सुकून भरी थकान फैल गई थी। माधव ने धीरे से कहा, अविनाश, कभी कभी लगता है ये बिसात हमसे ज्यादा हमें समझती है। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद हमें बदलने में सबसे पहले यही मदद करेगी। उसने अगली चाल चली, धीमी, सोची समझी और बहुत अलग। माधव ने कहा, लगता है आज की रात दिलचस्प होगी। और उस पल में न आवाज थी, न तनाव, सिर्फ एक बिसात, 2 दोस्त और जीवन की चालों का एक शांत अनकहा अभ्यास। अगली सुबह अविनाश जब उठा तो घर के कमरे अजीब से शांत थे। अक्सर सुबह की हलचल, रसोई से आती बर्तनों की आवाज, राधिका का पौधों में पानी डालना, बाहर दूध वाले की घंटी, कुछ भी नहीं सुना। सिर्फ पंखे की धीमी गूंज और खिड़की से आती ठंडी हवा की फुसफुसाहट। उसने धीरे से रसोई में झांका। राधिका चुपचाप चाय बना रही थी। उसके बाल ढीले ढाले जूड़े में बंधे थे और आंखों में रात की अधूरी नींद का हल्का बोझ था। अविनाश ने कहा, मैं चाय बना लेता। राधिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बन गई है, कप ले लो। शब्द कम थे, आवाज में कोई शिकायत नहीं, पर एक दूरी थी जो रोज थोड़ा और बढ़ जाती थी। अविनाश ने कप लिया। चाय गर्म थी, पर उसके भीतर किसी गहरी थकान के सामने आवाज उठाने में असमर्थ। नाश्ते की मेज पर दोनों बैठे, पर बातचीत सिर्फ जरूरत भर की हुई। दफ्तर में आज क्या काम है? राधिका ने औपचारिक स्वर में पूछा। फाइलें, कुछ पेमेंट क्लियर करने होंगे, अविनाश ने कहा। दोनों ने चाय खत्म की और अपने अपने काम में लग गए। उनके बीच एक अनकही दीवार थी, बहुत ऊंची नहीं, पर बहुत ठंडी। अविनाश ने सोचा, क्या सच में हमारा रिश्ता सिर्फ औपचारिकताओं में बदल रहा है? कभी घर की हवा हल्की, गर्म बातों से भरी होती थी। अब वही हवा कांच की तरह ठंडी और पारदर्शी हो गई थी, जिसके पार दोनों एक दूसरे को साफ देखते तो हैं, पर छू नहीं पाते। दफ्तर जाते हुए अविनाश ने देखा, कस्बा अब भी उसी लय में था, धीमा, सुस्त और हर मोड़ पर किसी परिचित की झलक। सड़क किनारे चाय की दुकान से भाप उठ रही थी। कूचे में बैठे बुजुर्ग आज के अखबार पर बहस कर रहे थे और दूर स्कूल में बच्चे सुबह की प्रार्थना में खड़े थे। इस सब के बीच अविनाश के भीतर एक सवाल कौंधता रहा, क्या मैं भी उसी बिसात की तरह हो गया हूं, पुराना, जगह पर स्थिर और सिर्फ चालें दोहराने वाला? दफ्तर में फाइलों के ढेर के बीच वो अक्सर गोटियों की चालें सोचता रहता। उसे याद आता, पिछली रात माधव ने कहा था, पुरानी आदतों को कभी कभी बदलना पड़ता है। एक वाक्य था, पर उसमें बहुत कुछ छिपा था। दोपहर को उसे माधव का मैसेज आया, शाम को आऊंगा, कुछ बात करनी है। अविनाश ने भौहें सिकोड़ ली। माधव आमतौर पर ऐसा पहले नहीं लिखता था। क्या कोई बात है? क्या वो परेशान है? या क्या पिछली खेल की कोई चाल उसके मन पर उतर गई है?
अविनाश जानता था माधव हंसते हुए भी कई भावनाएं छुपा लेता है। शायद आज वो खुलना चाहता हो। दफ्तर से घर लौटते समय आसमान में हल्की धुंध फैलने लगी थी। सर्दियों की वो शामें जब हवा धीरे धीरे ठंडी होकर दिन की थकान को और भारी कर देती है। अविनाश घर पहुंचा तो राधिका खिड़की के पास बैठी ऊन का स्वेटर बुन रही थी। उसके हाथों की गति धीमी और स्थिर थी। माधव आएगा आज, अविनाश ने कहा। राधिका ने बस इतना कहा, अच्छा, और अपनी बुनाई में वापस डूब गई। अविनाश को अनजाने में एक छोटा सा झटका लगा। पहले वो दोनों के लिए चाय बनाती, कमरा साफ करती, कभी खेल भी देखती रहती। अब वो उसके संसार का हिस्सा ही नहीं लगती। उसने खुद को संभाल कर कहा, मैं थोड़ा कमरा ठीक कर लेता हूं। राधिका ने सिर उठाकर देखा पर कुछ बोली नहीं। शाम को माधव आया। चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर उसके आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। आज थके लग रहे हो, अविनाश ने कहा। माधव हंसते हुए बोला, थकान कहाँ मानती है, शिक्षक हो ना। बच्चों की आवाज़ें दिन भर कानों में गूंजती रहती हैं। पर उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। अविनाश समझ गया, कुछ तो बात है। दोनों बैठकर बिसात खोलते हैं। लकड़ी का स्पर्श फिर वही पुराना अपनापन लिए हुए। गोटियां सजती हैं, लेकिन आज कमरे की हवा सिर्फ खेल की नहीं, किसी अनकहे तनाव की भी थी। पहली चाल तुम चलो, माधव कहता है। अविनाश एक प्यादा बढ़ाता है, धीरे, साधारण, पर सोची समझी चाल। माधव रुककर उसे देखता है। तुम आजकल प्यादे जल्दी आगे बढ़ाने लगे हो, अविनाश मुस्कुराता है। शायद अब छोटी छोटी चीज़ों से कम डर लगता है। पहले मैं हर चाल बहुत बचाकर चलता था। माधव कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, कभी कभी जो प्यादा सबसे कमज़ोर लगता है वही रास्ता खोल देता है। दोनों समझते हैं वो सिर्फ गोटी की बात नहीं कर रहा। कुछ और चालें चलती हैं। कमरा शांत है। राधिका रसोई में है। बर्तनों की हल्की आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती हैं। पर इस शांति के बीच माधव का चेहरा कुछ कहने को बेचैन दिखता है। आखिर वो बोलता है, अविनाश, कभी लगता है हम जिंदगी की बिसात पर उसी जगह अटके हुए हैं। अविनाश ने उसकी तरफ देखा। अटके हुए या छुपे हुए? माधव की आंखें नीचे झुक गईं। शायद दोनों। उसने एक ऊंट आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, घर में माँ की तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर कहते हैं उन्हें आराम चाहिए और मुझे अधिक समय। अविनाश चुप रहा। लेकिन स्कूल है, माधव ने आगे कहा, और घर अब घर जैसा नहीं, सिर्फ दीवारें बचती हैं जब मन खाली हो जाए। अविनाश ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तुमने कभी ये बोझ किसी से कहा? किससे कहूं? माधव ने कड़वाहट भरी हंसी से कहा। बच्चे सुनेंगे नहीं, माँ सुन नहीं सकती, और मैं खुद से भी बातें नहीं कर पाता। अविनाश ने घोड़ा उठाया और चाल बढ़ाते हुए कहा, इसलिए शायद हम रोज शाम को बिसात खोलते हैं। माधव ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, यही एक समय है जब मैं अपना सच किसी चाल में छुपा देता हूँ। एक लंबा सन्नाटा। फिर माधव बोला, अविनाश, कभी सोचता हूँ क्या हम दोनों इस बिसात के राजा जैसे हैं, सबसे कमज़ोर, सबसे धीमे और सबसे ज़्यादा घिले हुए। अविनाश हंसा, पर राजा ही आखिर तक रहता है। हाँ, माधव बोला, पर वो जीत कर नहीं, बस टिक कर रहता है। अविनाश का हाथ गोटी पर टिक गया। और कभी कभी टिके रहना भी जीत जैसा होता है। माधव ने गहरी सांस छोड़ी। देखो, आज पहली बार मैंने सोचा कि शायद मैं इस खेल को नए तरीके से देखूं। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी पहली सच्ची चाल चली है, बोलकर। अविनाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और यही सबसे बड़ी चाल थी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर हवा तेज थी, पर कमरे में एक हल्की गर्माहट उतर आई थी, जैसे वर्षों बाद किसी ने खिड़की थोड़ा सा खोल दिया हो। ये बिसात, जहां रोज सिर्फ खेल चलता था, अब दो दोस्तों के दिलों की धीमी गहरी आवाजें संभालने लगी थी। अविनाश ने सोचा, शतरंज में भी और जिंदगी में भी कभी कभी एक चाल सब कुछ बदलने की शुरुआत होती है, और आज वो चाल शायद दोनों ने मिलकर चली थी। अगली शाम कस्बे में ठंड पहले से थोड़ी कम थी। आसमान में हल्की धुंध धूप की आखिरी पीली परतों से चमक रही थी। गलियों में चाय की दुकानें अभी भी भाप उगल रही थीं,
पर हवा में थोड़ी नरमी उतर आई थी, मानो मौसम भी दोस्तों की बातों से प्रभावित हो गया हो। अविनाश घर पहुंचा तो राधिका बरामदे में पौधे छांट रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे हर पत्ती को अपनी शांति बांट रही हों। अविनाश ने कहा, ठंड कम हो रही है। राधिका ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्का सा सवाल था, पर वो कुछ बोली नहीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, आज तुम थके नहीं लग रहे। अविनाश ने लंबे समय बाद उस वाक्य में सचमुच देखभाल महसूस की। हाँ, वो बोला, कल माधव से काफ़ी बात हुई। राधिका ने अपनी हथेली झाड़ी। अच्छा है, किसी से बात कर लेनी चाहिए। अविनाश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, शायद बहुत दिनों से ज़रूरत थी। दोनों कुछ पल खामोश रहे, पर आज उस खामोशी का बोझ पहले जैसा नहीं था। शायद नए मौसम की तरह घर की हवा में भी थोड़ी गर्माहट लौट रही थी। शाम होते होते माधव चला आया। उसकी चाल कल की तुलना में ज़्यादा हल्की लग रही थी। अविनाश ने देखा, उसकी आंखों में थकान तो थी, पर एक तरह की शांति भी, जैसे उसे किसी लंबे बोझ से थोड़ी राहत मिली हो। कैसे हो? अविनाश ने पूछा। माधव हंसकर बोला, थोड़ा बेहतर। माँ की दवा बदल दी डॉक्टर ने, और मैं शायद कल रात पहली बार अपने मन की बात किसी को कह पाया था। अविनाश ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, कल की शाम महत्वपूर्ण थी। हाँ, माधव बोला, और आज मैं एक नए अंदाज में खेलना चाहता हूँ। दोनों कमरे में गए। बिसात आज भी टेबल पर रखी थी, वैसी ही पुरानी, वैसी ही शांत, पर शायद आज उसमें भी कुछ बदलने वाला था। गोटियां सजी, दोनों ने चाय की चुस्कियां लीं। कमरा हल्की पीली रोशनी में धीरे धीरे गर्म हो रहा था। माधव ने कहा, आज पहली चाल मैं चलूंगा। अविनाश हंसकर बोला, ठीक है, देखते हैं आज तुम्हारी चाल कल से कितनी अलग होती है। माधव ने प्यादा एक कदम आगे बढ़ाया, धीमा पर आत्मविश्वास से भरा। अच्छी चाल, अविनाश बोला। हाँ, माधव मुस्कुराया। आज सोच कर चल रहा हूँ, डर कर नहीं। दोनों समझ गए कि ये सिर्फ खेल नहीं, माधव के मन की स्थिति थी। कुछ देर तक खेल शांत चलता रहा। राधिका ने अंदर से 2 कप गर्म चाय भेजी। आज भी उसने कमरे में कदम नहीं रखा, पर चाय के कपों की खुशबू एक छोटे से संकेत की तरह थी कि वो इस कमरे की हवा में थोड़ा सा ध्यान आज भी रखती है। अविनाश को ये बदलाव महसूस हुआ। लंबे समय से उसने और राधिका ने एक दूसरे की ओर गहराई से देखा ही नहीं था। शायद माधव से हुई बातें उसके भीतर कुछ धीरे धीरे बदल रही थीं। अगर वो खुद को खोल सकता है, तो शायद घर की खामोशियां भी उतरने लगें। एक निर्णायक मोड़ तभी आया जब माधव ने अपनी रानी बहुत आगे बढ़ा दी। अविनाश ने चौंक कर कहा, अरे, ये चाल तो काफ़ी जोखिम भरी है। माधव ने गहरी सांस ली। हाँ, पर कभी कभी जोखिम उठाए बिना खेल बदलता नहीं। अविनाश उसकी आंखों में देखता रहा। उसके शब्द गोटियों की चाल से ज़्यादा जिंदगी की ओर इशारा कर रहे थे। तुम सच में बदल रहे हो, अविनाश ने कहा। माधव हंस पड़ा। यह शायद मैं लौट रहा हूँ उस जगह जहाँ मैं कभी था। चालें अब तेज और रोचक होने लगी। दोनों की चुप्पियों में अब तनाव नहीं, एक रंग, एक जीवंतता थी। अविनाश ने कहा, पर तुम जानते हो, अगर मैंने ये चाल रोकी तो तुम्हारी रानी फंस जाएगी। हाँ, माधव बोला, पर अगर तुमने नहीं रोकी तो खेल का रास्ता बदल जाएगा। अविनाश रुका। उसने गोटी हाथ में लेकर देखा। क्या वो माधव की रानी को रोक दे? क्या वो उसके जोखिम को निष्फल कर दे? फिर सोचकर उसने गोटी वापस रख दी। नहीं, वो बोला, आज हम खेल को आगे बढ़ने देते हैं। माधव मुस्कुराया। यही तो चाहिए था। अविनाश समझ गया कि ये खेल नहीं, माधव के लिए एक संदेश था। उसके जीवन में जो बदलाव उसने स्वीकार करने शुरू किए थे, उन्हें रोकने की बजाय अविनाश उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अविनाश ने कहा, माधव, कल तुमने जो कहा उससे मुझे अपनी जिंदगी भी देखने का मन हुआ। माधव ने पूछा, क्या देखा? अविनाश ने सोचा, फिर बोला कि मैं भी अपने घर में कई बार बहुत चुप हो गया हूँ। राधिका भी कुछ नहीं कहती, पर शायद कहना चाहती है। माधव ने उसकी चाल पर ध्यान देते हुए कहा, तो फिर कहना चाहिए। अविनाश मुस्कुराया। हाँ, शायद आज रात कहने की कोशिश करूँगा। यही तो जिंदगी है। चाल तभी आगे बढ़ती है जब हम एक कदम आगे बढ़ें। अविनाश ने रुकी हुई गहराई में कहा, और कभी कभी एक छोटा प्यादा राजा तक पहुँच जाता है।
माधव की आंखों में एक चमक उभरी। हाँ, अगर बीच में कोई रोक न दे। रात और गहरी हो चली थी। बाहर हवा अब शांत थी। कमरे की पीली रोशनी टेबल पर फैलकर बिसात पर एक मुलायम सुनहरी परत बना रही थी। अविनाश ने कहा, माधव, तुम्हें पता है इस खेल में सबसे खूबसूरत क्या है? क्या? कि हर चाल एक कहानी है और हम उस कहानी को अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं। माधव ने कहा, और अपनी जिंदगी भी, अगर हम चाहें। एक लंबी चुप्पी, गहरी पर बोझिल नहीं। फिर अचानक माधव ने अंतिम चाल चली, एक खुशगवार और अनप्रत्याशित चाल। रानी सीधे अविनाश के राजा के सामने। अविनाश हंसा, वाह, ये तो कमाल कर दिया। माधव ने कहा, आज जीतना जरूरी नहीं, पर नई चाल चलना जरूरी था। अविनाश ने सिर हिलाया, और तुमने वो चाल चल दी। दोनों ने बिसात गंध की। गोटियों की आवाज लकड़ी से टकराकर एक हल्की सुकून भरी धुन बना रही थी। अविनाश ने पूछा, तुम कल आओगे? माधव मुस्कुराया, जरूर, कल शायद और अलग खेलेंगे। अविनाश ने दरवाजे तक उसे छोड़ा। माधव ने जाते जाते कहा, याद रखना, हर चाल का मौका हर दिन नहीं मिलता। अविनाश ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर आज हम दोनों ने एक नई चाल चल दी है। वो कमरे में लौटा। बिसात टेबल पर पड़ी थी, बहुत पुरानी, पर आज नई लग रही थी, जैसे उस पर दो जीवनों ने पहली बार सचमुच सांस ली हो। अगली सुबह कस्बे में हल्की धूप खिली थी। सर्दी अभी भी मौजूद थी, पर हवा में एक नई नरमी थी, मानो मौसम धीरे धीरे अपने ठंड को समेट रहा हो। अविनाश बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। राधिका ने घर की खिड़कियां खोली और कमरे में सुबह की धूप फैल गई। धूप में धूल के छोटे छोटे कण चमक रहे थे, जैसे हवा में कई महीनों बाद जीवन के छोटे छोटे फूल उगाए हों। अविनाश ने कहा, आज धूप अच्छी है। राधिका ने उसकी ओर देखा। वो लंबे समय बाद पहली बार उसकी बात पर मुस्कुराई। हाँ, उसने कहा, काफी अच्छी। मुस्कान छोटी थी, पर अविनाश को लगा जैसे बर्फ के नीचे पहली कोपल फूटी हो, धीमी, कोमल, पर जिंदा। दिन भर दफ्तर में वही दस्तावेज, फाइलों के ढेर, चाय की कप धारियां, पर अविनाश के भीतर आज कुछ हल्का था, जैसे किसी ने मन की एक भारी गांठ धीरे से खोल दी हो। माधव का चेहरा बार बार याद आया, कल की चाल, उसकी आंखों का नया आत्मविश्वास और घर की बात कहते समय उसका गला भराना। अविनाश ने सोचा, अगर माधव अपनी भावनाओं को थोड़ा थोड़ा खोल सकता है, तो क्या वो भी राधिका से कुछ कहने की हिम्मत जुटा सकता है। शाम को जब वो घर लौटा तो रसोई में हल्की खुशबू थी, इलायची, हल्दी और तड़के की सूखी सिसकारियां। राधिका ने मेज पर थाली रखते हुए कहा, आज जल्दी आ गए? अविनाश ने कहा, हाँ, कुछ बात करनी थी। राधिका रुक गई। उसकी उंगलियां थोड़ी देर थाली पर ठहर गईं। क्या बात? अविनाश धीमे स्वर में बोला, कुछ नहीं, बस मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कुछ कहने की। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। कई दिनों से उनके बीच जो दूरी थी वो आज धीरे धीरे टूटने लगी। कहो, उसने शांत स्वर में कहा, तुमसे मुझे बात करनी चाहिए थी। मैं चुप होता गया, तुम भी चुप होती रहीं। घर बस घर बनकर रह गया। राधिका की पलकें धीरे से थरथराईं। तुम जानते हो, मुझे लगता था तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। अविनाश ने सांस भरी। जरूरत तो थी, पर मैं बता नहीं पाया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर राधिका ने कहा, अच्छा है, आज कह दिया। अविनाश ने पहली बार महसूस किया, शायद रिश्तों में खामोशी हमेशा गलत नहीं होती, वो कभी कभी शुरुआत का इंतजार करती है। आज वो शुरुआत हो गई थी। रात को माधव फिर आया। इस बार वो पहले से हल्का लग रहा था। उसके कदमों में पहले जैसी थकान नहीं थी। अविनाश ने दरवाजा खोला तो माधव हंसते हुए बोला, आज लग रहा है जैसे हवा में कुछ नया है। अविनाश ने कहा, शायद आज हम दोनों थोड़े अलग हैं। दोनों कमरे में आए। बिसात आज भी वहीं थी, पर वो घिसी हुई लकड़ी आज पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी, मानो दो दोस्तों की बातें उस पर उतरकर उसे भी थोड़ा नया बना गई हों। माधव ने कहा, आज कैसा रहा आपका दिन? अविनाश बैठते हुए बोला, अच्छा। राधिका से बात हुई, धीमी धीमी पर सही।
माधव ने उसकी तरफ देखा। यही तो असली जीत है, उसने कहा। अविनाश ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हारी माँ? बेहतर। माधव का चेहरा नरम पड़ा। मैंने आज उन्हें थोड़ा समय दिया, ऊपर वाले कमरे में उनके साथ बैठा रहा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान शायद मेरे दिन की सबसे बड़ी चाल थी। दोनों की आंखों में हल्की चमक थी। आज बिसात पर उतरने से पहले ही जीवन कुछ चाले चल चुका था। चलो, माधव ने कहा, आज देखते हैं बिसात क्या कहती है। दोनों ने गोतियां सजाईं, पर आज खेल की गति अलग थी, धीमी, सोची समझी और परिपक्व। हर चाल में एक शांत आत्मविश्वास। पहली चाल अविनाश ने चली, साधारण प्यादा पर कदम ठोस। माधव ने रानी की तरफ देखा, फिर प्यादा आगे बढ़ाया। आज, उसने कहा, मैं पहले जितना डरकर नहीं खेलूंगा। अविनाश मुस्कुराया, अरे आज तो मैं भी नहीं। दोनों की चालें मानो उनकी जिंदगियों का आईना थीं। पहले दोनों बच बच कर खेलते थे, हर कदम डरते हुए रखते। महारथी बनना तो दूर, वे हार से बचने की कोशिश करते थे। पर आज वे जीतने नहीं, खुलने के लिए खेल रहे थे। कुछ चालों बाद एक दिलचस्प मोड़ आया। माधव ने अपना प्यादा त्याग दिया, स्वेच्छा से। अविनाश चौंका, ये क्या? त्याग कभी कभी जीत की पहली सीढ़ी होता है, अविनाश ने धीरे से कहा, और कभी कभी दिल हल्का करने की। दोनों कुछ देर चुपचाप खेलते रहे। कमरा एक परिचित सुकून से भर गया था, वैसा जैसा सिर्फ पुरानी दोस्ती और समझदारी ही दे सकती है। बाहर हवा धीमी थी, अंदर पीली रोशनी गोतियों पर अपनी परछाइयां बना रही थी, मानो समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो। आखिर एक निर्णायक क्षण आया। माधव ने अपनी रानी अविनाश के राजा के बिल्कुल सामने रख दी, पर इस बार वो हमला नहीं कर रहा था, चाल एक प्रतीक थी। अविनाश ने कहा, तुम जानते हो, अगर मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं। माधव हंस पड़ा, हाँ, पर आज मैं ये नहीं देख रहा कि कौन जीतता है, मैं देख रहा हूं कि हम दोनों कहां तक बदल पाए हैं। अविनाश ने रानी को नहीं मारा, उसने राजा को धीरे से बगल में खिसका दिया। माधव की आंखों में एक शांति उतर आई। यही चाहिए था, वो बोला। कभी कभी राजा को बचाने की जगह उसे आगे बढ़ाना जरूरी होता है। अविनाश ने शांत स्वर में कहा, और कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी चाल एक छोटी सी हिम्मत होती है। दोनों हंस पड़े, बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी हंसी, जैसे गहरी रात में अचानक कोई धूप उतर आए। खेल खत्म हुआ, पर आज कोई विजेता नहीं था और ना ही जरूरत थी। दोनों ने बिसात बंद की, गोतियां लकड़ी के छोटे डिब्बे में गिरती रहीं, एक एक कर, अलग अलग आवाजों में, पर अंततः एक ही जगह लौटकर। माधव ने जाने से पहले कहा, अविनाश, तुम्हें पता है हमने कल और आज क्या किया? अविनाश ने सर हिलाया। हमने पुरानी बिसात की रेखाओं में एक नई कहानी लिख दी। अविनाश ने कहा, हाँ, और शायद अपनी जिंदगी की भी। माधव ने विदा ली। अविनाश दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक वो मोड़ के पीछे गायब न हो गया। बाहर हवा शांत थी, कस्बा धीमी रोशनी में सुकून से सो रहा था। अंदर बिसात मेज पर पड़ी थी, पुरानी पर अब एक नई चमक लिए हुए। अविनाश ने हल्के से कहा, हर चाल एक कदम है, और आज हमने सही दिशा में कदम रखा है। वो कमरे से बाहर निकला। राधिका रसोई में थी। अविनाश ने उसके पास जाकर पूछा, चाय बन रही है? राधिका मुड़ी, उसकी आंखों में धीमी गर्माहट थी। हाँ, उसने कहा, 2 कप। अविनाश मुस्कुराया। बाहर रात थी, पर उसके भीतर एक नई सुबह उग चुकी थी। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।